नमस्कार। पहले तो मंच पर उपस्थित हमारे साथ बांडीपुरा के विधायक मेरे बड़े भाई निजामुद्दीन भट्ट साहब, चीफ व्हिप भी हैं कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के, भाई हामिद अब्दुल साहब सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, इरफान नाकिब साहब डीसीसी प्रेसिडेंट हैं, आबिद कश्मीरी साहब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हेडक्वार्टर्स और डॉक्टर आदिल साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। और आप सभी जो प्रेस के हमारे बंधु और साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर आए। तो आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं ताकि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया अफवाह फैलाई है नेशनल हेराल्ड को लेकर, उसके बारे में कुछ तथ्य हम सब आपके सामने प्रस्तुत कर सके। क्योंकि ये मामला जो है ये कानूनी मामला नहीं है, ये मामला बदले की भावना का है, ये मामला न्याय का तो है ही नहीं, ये मामला राजनीतिक तांडव है। और आज हम आप सभी के सामने यहाँ कोई कानूनी बहस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो राजनीतिक विद्वेष है उसकी पराकाष्ठा को उजागर कर सके। क्योंकि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, इसका आयुध बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की मशीन गन में लोड करके लोकतंत्र की छाती पर वार कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 तरीकों से चलती है, पहले झूठ फैलाती है, फिर मुद्दों को भटकाती है और फिर इतिहास को मिटाने की नाजायज कोशिश करती है। अब लगातार ये एक बात बोल रही हैं कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ, तो मैं आप सभी साथियों के माध्यम से बता दूं कि नेशनल हेराल्ड कोई सिर्फ अखबार नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये वो आंदोलन है जिसने हमारी आजादी को स्याही देने का काम करा है। 1937 में इसको स्टार्ट करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पुरुषोत्तम दास जी ने, नरेंद्र देव जी ने, हमारे रफी अहमद किदवई साहब ने। अब मुझे आप सबको ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि आजादी के आंदोलन में इन सभी का सिर्फ पसीना नहीं बल्कि खून भी लगा था। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार उस आंदोलन से लड़ती आ रही है, उस आंदोलन के समय से लड़ती आ रही है। एक समय था जब 1942 में ब्रिटिशर्स ने इस पेपर, इस अखबार नेशनल हेराल्ड में जब कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू साहब और जब सारी उसमें बातें छपा करती थी, तो ये थर थर कांपती थे ब्रिटिशर्स, उन्हें डर लगता था। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई थी और इसलिए 1942 में ब्रिटिशर्स ने उस समय इसको बैन करा था। और आज वही इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है, क्योंकि ये प्रतिशोध दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रहार दिख रहा है जो हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा, नेशनल हेराल्ड के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करके, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर एक बहुत बड़ा दुस्साहस कर रही है। अब मुझे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हास्य का विषय, और मैं हंस इसलिए रही हूं क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा बड़ा आरोप लगाया नेशनल हेराल्ड पे। अब मनी लॉन्ड्रिंग में जानना चाहती हूं, जहां 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, जहां ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई निजी फायदा नहीं हुआ, वहां आप इसको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला भी नहीं हुआ, वहां आप कैसे इसको मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे सकते हैं? या तो हम ये मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा ही बदल दी है। क्योंकि अगर हम नेशनल हेराल्ड की बात करें तो 2002 से 2011 तक कांग्रेस पार्टी ने 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपए एजीएल कंपनी को इसलिए दिए। और आप कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहां पर हमारे सारे प्रेस के भाई बंधु बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं। तो क्योंकि एजीएल एक वो कंपनी थी जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, वो सिर्फ हमारे आंदोलन के लिए, लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए लड़ रहा था, अखबार में खबरें छाप रहा था जो एकदम सत्य हैं। अब यहां इन्होंने क्या किया कि इन्होंने केस लगाया। अब नेशनल हेराल्ड में बहुत बड़ी ये बात इन्होंने कही कि जो घोटाला हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने 100 किश्तों में 90 करोड़ एजीएल को इसलिए दिए ताकि आप जैसे कर्मचारी जो एजीएल में
उस समय सैलरीज नहीं पा रहे थे, जिनकी ऑफिस में मशीनें बंद हो गई थी, घर में परिवार भूखा था क्योंकि सैलरीज नहीं मिल रही थी, पीएफ नहीं मिल रहा था, वीआरएस फंड्स नहीं मिल रहे थे। आप सब इसको समझते होंगे जो लोग रोजी रोटी कमाते हैं। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये मदद करी थी एजीएल की, ताकि आने वाले समय में और उस समय कर्मचारियों को अपना घर चलाने के लिए वेतन मिले, पीएफ मिले, वीआरएस मिले और उन्हें कुछ भी खोना ना पड़े। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, और कांग्रेस पार्टी आज सवाल पूछ रही है और साथ में देश का हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर जो पेमेंट्स करी थी कांग्रेस पार्टी ने, वो तो चेक के माध्यम से करी थी। ऐसा तो कुछ है नहीं कि अलग से चुपके से करी थी, सब कुछ सार्वजनिक है, सब आपके सामने है। तो इस तरह की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि फ्रीडम स्ट्रगल की लॉयल्टी थी जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने निभाई थी, और किसी पार्टी में ना हिम्मत थी ना वो जज्बा था जो कांग्रेस पार्टी में कल भी था, आज भी और आने वाले कल भी रहेगा। अब यहां पर क्योंकि उसके बाद एजीएल जब उनको पैसा दिया गया तो वो भी पैसा लौटा नहीं पाए, कर्ज में डूब गए। तो कानूनी तरीके से 2010 में सेक्शन उस समय 25, आज सेक्शन 8 के अंतर्गत यंग इंडियन एक कंपनी रजिस्टर करी गई। अब सेक्शन 8 का मतलब है ना कोई फायदा लिया जा सकता है, ना कोई फायदा आज तक लिया गया है। और ये इसलिए हुआ, ये यंग इंडियन इसलिए बनाई गई ताकि वो जो अखबार जिसने आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी उसकी रूह को जिंदा रख पाए, और उस रूह को जिंदा रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी पर अशोभनीय टिप्पणी भी कर रही है और अपनी ईडी, मैं तो कहती हूं एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट को, ये कानूनी व्यवस्था नहीं है, ये कानून का सदुपयोग नहीं है, ये ईडी का दुरुपयोग है और एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट इसको बना दिया है। और एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनाने के बाद, इससे पहले मैं एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं, मैं एक और चीज यहां पर चिन्हित कर देना चाहती हूं कि सेक्शन 51A(b) में कहा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाओं को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य, और वो कर्तव्य हमने निभाया, यानी कांग्रेस पार्टी ने निभाया है। अब सरकारी प्रोपोगेंडा इनका देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया ट्रोल हो, भारतीय जनता पार्टी के, वो माफ करिएगा शब्द का प्रयोग करिए पर रियलिटी है, जग जाहिर है, वो 2 रुपए के जो ट्रोल्स होते हैं वो हो। अब ये प्रोपोगेंडा एक नैरेटिव चला रहा है सोशल मीडिया पर कि 5000 करोड़ की संपत्ति है एजीएल के पास। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। मैं तो नहीं चला रही हूं, कांग्रेस पार्टी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला नहीं रही है, आप ही की सरकार में चल रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ये बता रहा है कि इनके पास सिर्फ 413 करोड़ की संपत्ति है, और जिसमें से 6 जो जमीनें हैं उसमें 5 तो लीज पर है, ना उन्हें खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना उनसे कुछ प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ये किस प्रकार की बातें हैं? ये गणित तो भारतीय जनता पार्टी ही समझा सकती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है और इनकी जो आईटी सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शायद अपना ज्ञान लेते हैं, वो कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी जो पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जब आप ज्ञान लेते हैं ना, तो वो शोभा नहीं देता है उस स्टैचर को, प्रधानमंत्री के पद को। आप उसकी गरिमा का ध्यान रखें, इस प्रकार की झूठे आरोप लगाना बंद करिए। अब ईडी की, जैसे मैंने कहा, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। मैं क्यों कहती हूँ एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट? मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि आप सभी के माध्यम से हमें पता चलता है कि कन्विक्शन रेट ईडी का सिर्फ 1% है, और 98% जो केसेस है वो सारे विपक्ष पे हैं। अब विपक्ष पे हैं तो लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये मुझे बहुत पीछे अपने बचपने में वो गाना याद दिला देता है कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, दूध सी सफेदी भाजपा से आए। और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहते हैं एक नेता के बारे में कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और अगले 2 दिन में उसी व्यक्ति को जिसने घोटाला करा, और नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, उसी व्यक्ति को आप अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो डरने की बात नहीं है। आप जैसी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो ये अपनी वॉशिंग मशीन से आपको दूध की तरह सफेद कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर
चलता है। क्योंकि 2023 में, अब इसके अलहदा एक दो बातें कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स मैं चिन्हित कर देना चाहती हूँ कि 2023 में पतंजलि, सभी ने नाम सुना होगा, पतंजलि ने रुचि सोया की 9,000 करोड़ की लेन देन माफी करी और उसमें निवेश करा। सरकार, मोदी सरकार ने खुद वोडाफोन में 36,000 करोड़ का निवेश करा। उसको आप इक्विटी कहकर, उसको आप हर चीज कहकर तो एकदम साफ कर देते हैं, एकदम क्लीन बोल देते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी किसी आंदोलन को बचाने के लिए, उसकी रूह को बचाने के लिए काम करती है तो वो घोटाला हो जाता है। तो ये सियासी गुंडागर्दी है। मुझे लगता है इस तरह की सुपारी ईडी को देना बंद कर देना चाहिए सरकार को, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि अगर अखबार से ही सवाल पूछना है तो आपके माध्यम से हम सवाल उठा देते हैं आज कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस 5 जन्ने चलाती है, तरुण भारत चलाती है, द ऑब्जर्वर चलाती है, ये सब आप चलाते हैं, यानी सरकार में हैं आप। ये पोस्ट, डिजिटल मीडिया, ये सब आप चलाते हैं और इन्हें अखबार कहते हैं और करोड़ों के इश्तेहार आप इन्हें देते हैं। हमने तो नहीं कहा कि घोटाला हो रहा है, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपने अखबार चला रहे, आप सत्ता में है, वो कर सकते हैं। तो पहले आप हम पर सवाल उठा रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, उससे पहले आप इसका जवाब दीजिए कि आप जो अपने पत्र चला रहे हैं, 5 जन्ने और तरुण भारत और ऑब्जर्वर, वो आप क्यों चला रहे हैं? और चला रहे हैं तो हमसे भी सवाल पूछने का आप हक रखते नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप गलत कर रहे हैं। उसके बाद एक दो चीजें और, 2012 में अब स्वघोषित शेर कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी को, स्वघोषित शेर मैं कह रही हूं। 2012 में इन्होंने ईसी में, यानी इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत दर्ज करी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि इन्होंने फंड्स का दुरुपयोग करा। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स में बताया कि धारा 29B और 29C के अंतर्गत एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपना फंड आता है उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, पर पारदर्शिता होनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी ने तो लगातार दस्तावेज भी दिए हैं, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रखा है, कोई काला धन नहीं इन्वॉल्व, सब कुछ क्लीन चिट, कुछ गलत है ही नहीं। इनके इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरह तो है नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो इन्होंने वो सार्वजनिक करा। हमारा तो एकदम क्लियर था। तो इसी से भी सुब्रमण्यम स्वामी को साइड होना पड़ गया। उसके बाद इन्होंने 2013 में, यही स्वघोषित शेर सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने 2013 में जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा ये कि दुरुपयोग करा है। अब सोचिए 2020 में जब इन्हें बुलाया गया सुब्रमण्यम स्वामी जी को क्रॉस एग्जामिनेशन पर, तो इन्होंने स्टे मांग लिया। अब इनकी नैतिकता समझिए, नैतिकता तो कुछ है ही नहीं। सच्चाई होती तो आप चले जाते, आप स्टे ऑर्डर नहीं मांगते। आपने स्टे ऑर्डर इसलिए मांगा क्योंकि आपके पास कुछ तथ्य थे नहीं, बोलने के लिए था नहीं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप बैठते तो आपके झूठ का पर्दाफाश हो जाता। उसके बाद एक दो चीजें इन्होंने और करी। अब 2015 में बात कर लेते, आप सभी इससे परिचित होंगे, पर आपको फिर से दोहरा के याद दिला देते हैं सत्ताधारी पार्टी को, अहंकारी सरकार को, कि 2015 में इन्होंने क्या करा। अब ईडी में ये मामला था नेशनल हेराल्ड का, क्लीन चिट मिल गई कांग्रेस पार्टी को, क्लीन चिट मिल गई क्योंकि कुछ था ही नहीं। जाहिर सी बात है, क्लीन चिट तो मिलनी थी। तो ये इतने घबरा गए, भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई, उन्हीं की सरकार थी, कि उस समय के जो सिटिंग ईडी तत्कालीन निदेशक थे श्री राजन कतोच साहब, उनको निकाल दिया। कहा कि तुम चले जाओ। क्यों निकाला? क्योंकि उनको ये चिढ़ हो गई कि कैसे क्लीन चिट दे दी, क्योंकि आपने बिना इसको अनबायस्ड तरीके से कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, क्योंकि उनका मनचाहा रिजल्ट नहीं आया। जब इन्होंने निकाला, फिर 2015 के एंड में एक और बार ये केस को खोला। उसके बाद क्या होता है, अब 2023 में ईडी ने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर निकाला, जो खुद एक तरफा था, अंतरिम था, उसको छोड़ देते हैं। तो ट्रिब्यूनल ने अप्रैल 2024 में इसको कंफर्म कर दिया। अब जो कानून कहता है, कानून ये कहता है कि 365 डेज यानी 365 दिन में आपको चार्जशीट फाइल करनी है। अब भारतीय जनता पार्टी 365 दिन ये सोचती रही कि कैसे झूठ को सच बनाकर परोसा जाए जनता के सामने, और 365 दिनों में इन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं करी। सीधा 365वें दिन आकर इन्होंने चार्जशीट फाइल करी। लगातार इन्होंने 365 दिन बर्बाद करे और चार्जशीट 365वें दिन फाइल करी। और ये फाइल नहीं करी, इन्होंने आप पत्रकार बंधुओं के कानों में आवाज फूकी, एक खबर लीक करी कि चार्जशीट फाइल हो गई।
अरे भैया, तथ्य हैं, आप मजबूत हो, अगर आपने चार्जशीट फाइल करी है तो सार्वजनिक करो ना। ये खबर लीक करने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? हम तो मांग रहे हैं प्रेस वार्ता करके। 57 शहरों में कांग्रेस के अलग अलग नेता प्रेस वार्ता करके सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। हम तो मांग रहे हैं, आप चार्जशीट दीजिए जो आपने फाइल करी, क्योंकि ये ईडी की चार्जशीट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नफरत की चार्जशीट है जो इन्होंने फाइल करके आपके कानों में सिर्फ मीडिया के द्वारा लीक करके परोसी है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सस्ती नौटंकी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कोर्ट में मिलिए। और साफ सीधी सी बात है, जिस पार्टी ने, जिस आरएसएस ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, आज वो हमें आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सच्चाई को मिटाने की कोशिश करी है। पर मैं इन्हें याद दिला दूं कि कांग्रेस के लिए आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं है। आजादी एक तारीखी याद नहीं, एक मिशन है, एक जज्बा है, एक कर्तव्य है। और आज फिर एक बार आजादी की गूंज पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है, और वो है नफरत के बाजार से आजादी, झूठ के साम्राज्य से आजादी, तानाशाही के तमाशे से आजादी, बेरोजगारी के अंधकार से आजादी, किसानों की लाशों पर राजनीति करने वाली सरकार से आजादी, महिलाओं के अपमान और मणिपुर पर मौन धारण करने वाली सरकार से आजादी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने वाली आजादी, मोहब्बत को दफना देने वाली आजादी। जो सरकार जिसने मोहब्बत की दुकान को दफना दिया है, वो आजादी। अब कितनी भी गंदी सियासत, मैं चंद लाइनें बोलती हूँ और उसके बाद आपके सवाल हम लेंगे, कि कितनी भी गंदी सियासत चला लो, हम झुकने वाले नहीं हैं। संविधान से जो टकराए उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। डराओ धमकाओ जेल में डालो, हर चाल तुम्हारी पहचानी है। खून भी देना पड़े तो देंगे, क्योंकि देश पहले बाकी सब कहानी है। अब आपके सवाल।